जय हिंद साथियों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास है। जैसा कि कल हमने क्लास में बेरोजगारी के प्रकार को देखा। लास्ट जो हमारा चक्रीय बेरोजगारी था, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, तो उसी को समझाते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक दो बेरोजगारी और टाइप्स के बचेंगे इसके, उसको आगे कवर करेंगे। चलिए, आप लोगों ने थंबनेल्स में देखा ही होगा, उसमें व्यापार चक्र की अवस्थाएं थंबनेल में डाला गया, जिसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। तो व्यापार चक्र की अवस्था में ग्राफ के माध्यम से इसको बनाएंगे। ये जो रेखा है, इसको हम आर्थिक क्रिया का सामान्य स्तर कहते हैं। ग्राफ ऑरिजिन से ना जाकर कुछ आगे जाकर यहाँ से उठेगा और ये फिर नीचे जाएगा। ये भी जो कि बूम लिखा गया है, इसको हिंदी में अभिवृद्धि कहते हैं। बीसी रिसेशन, जिसे मंदी कहते हैं। सीडी डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं। डीई रिकवरी, जिसे पुनरुद्धार। साथियों, जैसा कि ग्राफ में हमने ये दिखाया है कि व्यापार चक्र की अवस्थाएं कैसे चलती हैं, कि डिफरेंट फेज होते हैं।
ये जो सीधी लाइन गई है उसको हम आर्थिक क्रिया का सामान्य स्तर कहते हैं। व्यापार चक्र में हम ये देख रहे हैं कि ए से बी तक ग्राफ उठ रहा है, जिसकी वजह से इसे अब वृद्धि कहा गया, बूम। बी से सी कंटिन्यूस नीचे ग्राफ गिर रहा है, जिसे रिसेशन कहते हैं, हिंदी में मंदी। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मंदी और उसके मुद्रास्फीति में क्या अंतर था। किसी भी वस्तु में जब उसके सामान्य कीमत स्तर में काफ़ी लंबे समय तक सामान का जो है कीमत बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन मंदी वह अवस्था है जिसमें कुछ समय तक ये मान कर चला जाता है कि तिमाही 3 महीने तक वस्तु की जो कीमत है वो नीचे गिरती चली जाती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मुद्रास्फीति और मंदी को डिटेल्स में। फिलहाल इतना याद रखें। फिर सी से डी डिप्रेशन अवसाद हुआ और नीचे ग्राफ चला गया। फिर डी से ये दिख रहा है कि उठता हुआ ग्राफ है, जिसको पुनरुद्धार कहते हैं। ये व्यापार चक्र की साइकिल है। इस तरीके से किसी समय में किसी भी वस्तु की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, फिर रिसेशन भी हो सकता है, फिर रिकवरी भी हो सकती है। इसको अच्छे से देख लें, उसके बाद हम आर्थिक क्रिया पर आएंगे। आर्थिक क्रिया के 3 भाग होते हैं। एक तो उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय या कीमत। याद रखिएगा कि ये मूल्य नहीं होता है, कीमत होता है। तो किसी भी अर्थ, हमने पिछले ग्राफ में देखा कि वहाँ पर लिखा था सामान्य कीमत स्तर, तो उसमें आर्थिक क्रिया भी लिखी थी। तो आर्थिक क्रिया के 3 भाग उत्पादन, उपभोग और विनिमय मूल्य, जिसे कीमत भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है और विनिमय मूल्य क्या होता है। तो उत्पादन के बारे में हम देखें। किसी भी वस्तु यूजलेस से यूजफुल बनाना। किसी भी वस्तु को यूजलेस से यूजफुल बनाना उत्पादन कहलाता है। समझें, एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से हमने बताया कि किसी भी वस्तु को यूजलेस से यूजफुल बनाना ही उत्पादन कहलाता है। जबकि उपभोग में हम ये देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार जो वस्तु लेता है वही उपभोग है। किसी न किसी वस्तु में कोई ना कोई गुण जरूर रहता है। तो चीज़ जब अच्छी रहती है तब उसका उपभोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ जब खराब हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो अपनी अपनी आवश्यकता के माध्यम से हम वो सारी चीज़ जो है लेते हैं, तो ये उपभोग में आता है। अब इसके बाद विनिमय मूल्य या कीमत को हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के भाषा में से समझेंगे। अक्सर ये समझा जाता है कि मूल्य और कीमत एक ही होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो कीमत और मूल्य अलग अलग होता है। तो हम देखेंगे कि कीमत क्या है और मूल्य से किस प्रकार ये डिफरेंस होता है। तो हमने ये देखा कि किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद यदि भुगतान करेंसी यानी कि मुद्रा में किया जाए तो उसे कीमत या विनिमय मूल्य कहते हैं। याद रखिएगा, करेंसी। लेकिन मूल्य को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी भी वस्तु खरीदने के बाद यदि भुगतान जो है हम किसी वस्तु से ही करें, वो हमारा क्यों खाद्यान्न ही ना हो, दाल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, उसके माध्यम से हम करें तो मूल्य कहलाता है। जैसे ये व्यक्ति ने हमको कुछ सामान दिया, और बी व्यक्ति ने इसे सामान के बदले जैसे मान लेते हैं 3 kg अरहर दिया है और ये 3 kg अरहर ये दिया। अब ये जो है 5 kg मटर दिया।
यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक्सचेंज हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि मूल्य में कोई व्यक्ति ये है जो कि सामान दे रहा है 3 केजी अरहर व्यक्ति बी को। तो व्यक्ति बी जो है भुगतान करेंसी में ना करके बल्कि इसे 5 केजी मटर दे रहा है, किसको? ए को। तो उसे मूल्य कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। उसके बाद गैर आर्थिक क्रिया पर आते हैं। यदि किसी क्रिया में उत्पादन, उपभोग और विनिमय तीनों हो तो उसे आर्थिक क्रिया नहीं तो उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। साथियों, हमने अभी आर्थिक क्रिया को डिटेल से पढ़ा। यदि किसी क्रिया में उत्पादन, उपभोग और विनिमय मूल्य तीनों हो तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। नहीं तो उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि किसी भी टीचर द्वारा कॉलेज में दी गई सेवा वो आर्थिक क्रिया होगी, लेकिन ठीक जो है दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें जो कि गैर आर्थिक क्रिया में लिखा गया है, किसी भी वकील के द्वारा जो है दी गई अपने पत्नी को वकालत सेवा, वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वहाँ विनिमय मूल्य नहीं होता है। तो इसकी वजह से चलिए एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। किसी वकील द्वारा अपनी पत्नी को दी गई वकालत सेवा। अध्यापक द्वारा कॉलेज में दी गई सेवा जो है आर्थिक क्रिया होगी। लेकिन वकील द्वारा अपनी पत्नी
को दी गई वकालत सेवा गैर आर्थिक क्रिया। साथियों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये एग्जाम्पल बता रहा है कि आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि उत्पादन, उपभोग और विनिमय मूल्य तीनों है। लेकिन इस एग्जाम्पल में एक गैर आर्थिक क्रिया इसलिए हुई क्योंकि यहाँ विनिमय मूल्य नहीं है। इसी वजह से गैर आर्थिक क्रिया हो गई। तो इसको समझ लें अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाजार। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा बाजार है। सिंपल भाषा में हम लोग यही देखते हैं कि बाजार में एक तो या तो खरीदने वाला रहेगा, दूसरा बेचने वाला रहेगा। ये ज़रूरी है, क्रेता हो विक्रेता हो, लेकिन उसके साथ प्रतिद्वंद्विता की उपस्थित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो क्रेता विक्रेता हो, तो दूसरी तरफ जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ प्रतिद्वंद्विता की स्थिति ज़रूरी है, यानी कि कंपटीशन की ज़रूरत वहाँ पर है। क्रेता और विक्रेता हो, की उपस्थिति। तो हमने बाजार में देखा कि क्रेता विक्रेता की उपस्थिति ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ प्रतिद्वंद्विता की भी उपस्थिति ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बाजार में आलू का लेन देन, जैसे ये व्यक्ति ये है, एक मार्केट जाता है, यहीं पर बी व्यक्ति भी है जो कि ये भी मार्केट जाता है, यहाँ पर देखता है क्रेता 1 क्रेता 2। मार्केट में भी दो व्यक्ति मिले, जिससे विक्रेता 1 कहा गया, विक्रेता 2। आलू का जो दाम है
यहाँ पर 8 रुपये केजी, यहाँ पर 10 रुपये केजी। क्रेता 1 गया इसके पास और 8 रुपये केजी आलू ले आया, लेकिन क्रेता गया इसके पास और ये 10 रुपये केजी आलू लाया। तो हम ये देख रहे हैं आखिर प्रतिद्वंद्विता किसके बीच में हो रही है। ये व्यक्ति तो गया विक्रेता 1 के पास 8 रुपये केजी लिया, लेकिन वही व्यक्ति दूसरा वाला गया इस विक्रेता के पास तो 10 रुपये केजी लिया, यानी कि 2 रुपये का अंतर पड़ रहा है किसके बीच में, विक्रेता 1 विक्रेता 2। लेकिन यही चीज़ जो है क्रेता 1 और क्रेता 2 के बीच में अंतर पड़ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत आया कि प्रतिद्वंद्विता की उपस्थिति किसके किसके बीच में होती। तो हम ये देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि विक्रेता 1 से विक्रेता 2 के बीच में हो रही है, क्रेता 1 से क्रेता 2 के बीच में हो रही है, लेकिन क्रेता और विक्रेता के बीच में नहीं हो रही है। तो हमने क्या देखा यहाँ से, क्रेता और क्रेता के बीच में हो रही है, यस। विक्रेता से विक्रेता के बीच में हो रहा है, यस। लेकिन क्रेता क्या और विक्रेता के बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है क्या, नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, जिसको देख लें अच्छे से। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं कि आलू ही हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि क्रेता से क्रेता, विक्रेता से विक्रेता और क्रेता विक्रेता के बीच नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। वस्तुएं को 3 भागों में बांटा गया है। एक सार्वजनिक वस्तु,
एक निजी वस्तुएं और एक मेरिट वस्तुएं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो वस्तुएं हैं। कितने टाइप की वस्तुएं होती हैं? तो सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं और मेरिट वस्तुएं। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वस्तु सार्वजनिक वस्तु है, निजी वस्तु है, मेरिट वस्तुएं हैं, वो भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो हम जानते हैं जो हम खरीदते हैं वो निजी है, और जो सब मिल के खरीदे वो सार्वजनिक है, और कुछ छूट अगर दी जाए मार्केट के हिसाब से तो वो मेरिट वस्तुएं होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस चीज़ को पता करने के लिए कौन सी वस्तु किस कैटेगरी में आती है उसके 3 भाग हैं। वस्तु का प्रबंधन निजी बजट से या सार्वजनिक बजट से। दूसरा, वस्तु पर स्वामित्व किसका? और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थ्योरी ऑफ एक्सक्लूसिव। साथियों इसके 3 तथ्य हैं इस चीज़ को पहचानने के लिए कौन सी वस्तु किस कैटेगरी में रखा जाए, कि वस्तु का प्रबंधन निजी बजट से है या सार्वजनिक बजट से, वस्तु पर स्वामित्व किसका है, थ्योरी ऑफ एक्सक्लूसिव क्या है। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि ये चीज़ें जनरल हैं। थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन ये बताता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। साथियों बाज़ार से कोई भी सामान अगर हम लेने जा रहे हैं, जो हम सामान ले रहे हैं उस सामान से बाकी जो लोग हैं उससे आनंदित हो रहे हैं, यानी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, वही थ्योरी ऑफ एक्सक्लूसिव कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रेल सेवा, रेल सेवा, और दूसरा है अपनी कार, और तीसरा हम ये जान सकते हैं कि बाज़ार में जो चीज़ें जिस कीमत पर मिलती हैं अगर उससे कम कीमत पर मिल जाए सब्सिडी के माध्यम से तो मेरिट वस्तुएं होती हैं।
सरकारी शिक्षा और दूसरा कह सकते हैं राशनिंग की दुकान पर राशन का वितरण। और हम ये भी कह सकते हैं कि अस्पताल में दी गई घास। साथियों, हम इसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि रेल सेवा जो है सार्वजनिक वस्तु में इसलिए आती है क्योंकि इस सब के द्वारा लगाई गई जो पूंजी होती है उसी के माध्यम से रेल बनती है। तो रेल सेवा जो है सार्वजनिक वस्तु में गई। और दूसरी बात यह है कि जो निजी वस्तुएं हैं वो अपनी कार होती है और मेरिट वस्तुएं ये होती हैं जो बाज़ार में वस्तुएं बेची जा रही हैं उसका जो मूल्य रखा गया है उससे काफ़ी कम कीमत पर, या फिर सरकारी लाइसेंस जो होते हैं सरकार द्वारा जो सेवा दी जाती है वो मेरिट वस्तु में आती है। सरकारी शिक्षा भी हो सकता है। कोटा में जो है राशन का जो वितरण किया जाता है वही राशनिंग की दुकान पर वो जो राशन का वितरण होता है वो मेरिट वस्तु होती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में दी गई जो सेवा होती है वो भी मेरिट वस्तु में आती है। याद रखिएगा, यहाँ आवश्यक लिखा गया है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके माध्यम से हमने देखा कि सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं और मेरिट वस्तुएं किस प्रकार जो है कैटेगराइज की गई हैं। इसको अच्छे से देख लें। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो निजी वस्तुएं हैं थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन हमेशा निजी वस्तु पर लागू होती है। थ्योरी ऑफ एक्सक्लूजन हमेशा निजी वस्तु पर लागू होती है, सार्वजनिक वस्तु और मेरिट वस्तुओं पर लागू नहीं होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु और मेरिट वस्तु को कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा जिस प्रकार हमने बताया है। बस आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे। अगले क्लास में हम बाज़ार के प्रकार शुरू करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से देख लें। धन्यवाद।